दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, लेकिन वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार महेंद्र गोयल पर स्थानीय जनता का गुस्सा फूटा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिठाला के मौजूदा विधायक और पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र गोयल की हैं, जिनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की खबर सामने आई है। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से साझा की गई हैं। दरअसल ये पूरी घटना उनके साथ रोहिणी के सेक्टर 11 की बताई जा रही है, जब कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। हालांकि आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि यह बीजेपी की तरफ से किया गया है। पुलिस में इस बात की जानकारी दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो महेंद्र गोयल हैं, यानी जो मौजूदा विधायक हैं रिठाला से, उनके खिलाफ लोगों का ये गुस्सा है जो इन तस्वीरों में देखने को मिला है। जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहां पर स्थानीय लोगों का ये गुस्सा भड़का और उन्हें घेर लिया। इस तरीके से जो है धक्का मुक्की उनके साथ हुई है। पुलिस में इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस ने यह बताया कि दरअसल सुबह करीब 11 बजे एसपी डेरी थाने में राजनीतिक बैठक के दौरान झड़प के सिलसिले में एक पीसीआर कॉल उन्हें मिली थी। पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो स्थानीय पूछताछ में यह पता चला कि महेंद्र गोयल पॉकेट एच सेक्टर 11 रोहिणी के अंदर स्थानीय लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा एक पुराने वीडियो को लेकर थी, जिसमें राकेश राणा, जिनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई है, उनके दरअसल फोटो को लेकर ये पूरी चर्चा हो रही थी। राकेश राणा के परिवार के सदस्य, पत्नी और बेटे को इस बारे में पता चला तो वो बैठक में पहुंचे और वहां पर इस तरीके से ये दो पक्षों के बीच बहस हुई है और मारपीट की ये खबर पुलिस को मिली है। दोनों पक्ष की शिकायत भी पुलिस तक पहुंची है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बगैर किसी सबूत के ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का हमला है, बीजेपी हार से बौखलाई हुई है। लेकिन इस मारपीट को लेकर जो वीडियो शेयर किया गया है आम आदमी पार्टी के जरिए, उसमें लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल इस चुनाव में आम आदमी पार्टी हार रही है। ये उनके हार की ही बौखलाहट है कि वो बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कोई लिख रहा है कि ये तो चुनाव परिणाम है कि आपने 11 साल में कुछ काम नहीं किया, इसलिए स्थानीय जनता का गुस्सा आपके खिलाफ इस तरह से फूट रहा है। लोग कुछ इस तरह से बौखलाए हुए हैं आपसे, लोग कुछ इस तरह से आपसे परेशान हैं कि उनका इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। खुद जो पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका विरोध किया गया था और किस तरीके से उनकी ही पार्टी की विधायक ने विरोध किया था, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की थी और उनका कड़ा विरोध जब उन पर पर्चे उछाले गए थे। हमने नई दिल्ली की वो तस्वीर भी देखी जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़वा दी गई। तो ये लगातार तस्वीरें इन चुनावों में देखने को मिली हैं, जिसका आरोप लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मढ़ रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि महेंद्र गोयल फिलहाल अस्पताल भी पहुंच चुके हैं, अस्पताल में वो लेटे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट किया कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, इसलिए ये लोग अब हिंसा पर उतर आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दो पक्षों के बीच ये पूरी झड़प थी, जिसमें महेंद्र गोयल को किस तरीके से उनका विरोध जबरदस्त तरीके से वहां पर हुआ। तो इस तरीके से लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई चुनाव आयोग पर संजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया गया है, तो चुनाव आयोग क्या नींद में है, कहां सो रहा है चुनाव आयोग, इस तरीके के आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। तो एक तरफ इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आज एक बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल आज बजट पेश हुआ है और इस चुनावी दंगल के बीच जो इनकम टैक्स छूट को लेकर लगातार
लगातार दांव-पेच का खेल चल रहा है, उसमें एक बड़ा खेला बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने जो 12 लाख तक जिनकी इनकम है, उन्हें टैक्स में छूट दे दी है। और वहीं पर अरविंद केजरीवाल 22 जनवरी को ये मांग कर रहे थे कि 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दे देनी चाहिए, लेकिन सरकार तो इससे 2 कदम आगे पहुंच गई और उन्होंने 2 लाख बढ़ाते हुए यानी 12 लाख रुपए तक की छूट की घोषणा कर दी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए यहां भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर सरकार को बधाई नहीं दी, इसके उलट उन्होंने कई सवाल और खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट इस पर भी दिखी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है और मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स दरें आधी की जाए। मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, लेकिन यहां पर केजरीवाल ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने 22 जनवरी को यह कहा था कि 10 लाख रुपए तक सालाना जिनकी इनकम है उन पर दरअसल किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये तो सरकार ने घोषणा करती है कि 12 लाख तक जिनकी इनकम है उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका क्रेडिट सरकार को अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया और इसके उलट कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस पूरी घोषणा के बाद यानी जो ऐलान बजट में किए गए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग
ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है, उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है।
और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके पार्टी के विधायकों का जो विरोध हो रहा है वो इस चुनाव में उन्हें कितना महंगा पड़ेगा, कितना भारी पड़ने वाला है। और तो दूसरी तरफ बीजेपी ने बजट के बहाने ही सही, लेकिन ये बड़ा दांव चल दिया है। इसका कितना फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।